हेलो गाइस, लेट अस डिस्कस एंथ्रोपोलॉजी। हमने पिछले वीडियो में क्या डिस्कस किया था? कास्ट सिस्टम हमने शुरुआत की थी। तो कास्ट सिस्टम को हमने डिटेल में पढ़ा था लास्ट वीडियो में। उसकी फीचर्स क्या हैं, थ्योरीज क्या हैं, जिन्होंने एक्सप्लेन किया कि कास्ट की ओरिजिनेशन कैसे हुई। उसके स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको डिस्कस किया। ओके, फिर मैकिम मेरियट की स्टडी कास्ट सिस्टम के ऊपर, उसको हमने डिस्कस किया। लुइस डोमोन की स्टडी, उसने कास्ट सिस्टम के ऊपर क्या टिप्पणी की, उसके बारे में डिस्कस किया। ओके, फिर हमने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म अप्रोच, गुरे की अप्रोच और एम एन श्रीनिवासन की अप्रोच में क्या डिफरेंस था कास्ट सिस्टम को स्टडी करने में, वो हमने डिस्कस किया। फिर हमने डोमिनेंट कास्ट पढ़ा, डोमिनेंट कास्ट क्या होता है। एम एन श्रीनिवासन ने बताया था डोमिनेंट कास्ट के बारे में, और उसने एक रामपुरा विलेज है कर्नाटका में, मैसूर सिटी के पास, वहाँ पे उसने स्टडी किया डोमिनेंट कास्ट को। तो डोमिनेंट कास्ट आपको बड़ी जगह देखने को मिलती है, जैसे लिंगायत ओकलिगा है साउथ में, राजपूत जाट्स है, राजपूत हैं राजस्थान में, जाट्स हैं पंजाब और हरियाणा में, यादव्स हैं यूपी में। तो ये सब क्या है? डोमिनेंट कास्ट है, क्योंकि ये ज़्यादा न्यूमेरिकल, इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है और उनके पास पॉलिटिकल पावर है, इकोनॉमिक पावर है, इनके पास लैंड होल्डिंग इनके पास ज़्यादा है। ओके, और ये रिस्पॉन्सिबल भी हैं संस्कृताइजेशन के लिए, ब्राह्मणाइजेशन के लिए। ओके, आगे हम डिस्कस करते हैं कास्ट मोबिलिटी के बारे में। क्या है कास्ट मोबिलिटी? कास्ट मोबिलिटी को किसने एक्सप्लेन किया था? श्रीनिवासन ने एक्सप्लेन किया था। ओके, तो अब कास्ट मोबिलिटी क्या किस तरह से हो रही है? अपर कास्ट मोबिलिटी है, लोअर अपवर्ड मोबिलिटी है, डाउनवर्ड मोबिलिटी भी है। और अपवर्ड मोबिलिटी क्या होगी कि लोअर कास्ट के लोग जो हैं वो अपर कास्ट जैसे बन रहे हैं, और डाउनवर्ड मोबिलिटी होती है जब हायर कास्ट के लोग जो हैं वो लोअर कास्ट के जैसे बन रहे होते हैं। तो जब अपवर्ड मोबिलिटी हो तो उसको एम एन श्रीनिवासन ने संस्कृताइजेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया। तो संस्कृताइजेशन क्या एक प्रोसेस है, और ये कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस ही इसने किया था एम एन श्रीनिवासन ने। तो उसने कहा था कि किस तरह से जो लो कास्ट हिंदूज़ हैं वो अपने कस्टम्स, अपने रिचुअल्स, अपने ट्रेडिशंस, उनकी आइडियोलॉजी और वे ऑफ लाइफ वो चेंज करते हैं श्रीनिवासन ने क्या करा?
एम.एन. श्रीनिवासन ने जो मुस्लिम रूलर था बीजापुर का, वहाँ पे वो जागीरदार था। तो जब शिवाजी आया सीन में, तो शिवाजी ने क्या किया, मुग़ल अपना ही एम्पायर एस्टेब्लिश किया। कहाँ से कहाँ, अरेबियन सी से लेके बे ऑफ बंगाल तक। तो अब ये मराठा जो है ये हायर कास्ट तो थी नहीं, तो ये कौन थे, ये शूद्र वर्ण से थे। मैंने बताया 4 वर्ण होते हैं, है ना। तो ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो शूद्र कम्युनिटी से थे। तो इसने क्या किया, इसने मुग़ल रूलर को हटाया, इसने तो खुद राजा बन गया, अपना एम्पायर इसने एस्टेब्लिश किया। तो ठीक है, तो इसने क्षत्रिय बन गया ये। ओके, उसके बाद वारफेयर के ज़रिए, लड़ाइयों के ज़रिए मोबिलिटी होती है। फिर मोबिलिटी जो होती है सर्विंग रूलर्स के ज़रिए भी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो जाति से हैं जिन्होंने रूलर को सर्व करके हायर कास्ट स्टेटस अटेन कर लिया, वरना में ऊपर चले गए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो गुजरात के पाटीदार थे, है ना, हम सुनते हैं ना बनियार पाटीदार हो गुजरात, तो गुजरात के जो पाटीदार थे, तो ये बेसिकली शूद्र वर्ण से थे। जैसे महाराठास शूद्र वर्ण से थे, ये भी पाटीदार भी ये शूद्र वर्ण से थे। तो उसने सपोर्ट किया। तो शिवाजी के जो डिसेंडेंट्स थे उनको सपोर्ट किया। जो गायकवाड्स थे उन्होंने सेंट्रल गुजरात में के जो रूलर थे उनको सपोर्ट किया, है ना। तो अब ये अपने आप को क्लेम करने लगे कि हम क्षत्रिय हैं। ओके, किस तरह से पाटीदार जो शूद्र कम्युनिटी से थे, इन्होंने मराठा के जो डिसेंडेंट्स थे उनको सपोर्ट किया। जो गायकवाड़ थे गुजरात में उनको सपोर्ट किया और ये चले गए हायर वर्ण में। ओके, तो रूलर को सर्व करके भी ये बन गए, कई लड़ाई के जरिए बन गए। अब क्या हुआ कि हायर स्टेटस के बन गए जब जो सेंसस कमिश्नर था ब्रिटिश पीरियड में, ठीक है, उन्होंने क्या किया, तो सेंसस कमिश्नर अब बड़ी सारी जातियां थी, लोअर कास्ट थी या मिडिल कास्ट के लोग थे। उन्होंने एफर्ट किया कि हम मेंबर बन जाएं ट्वाइस बोर्न वर्ण के। तो 1901 में जब सेंसस कमिश्नर था एच.एस. रिस्ले, ठीक है, तो जातिस ने ट्राई किया एडिंग करने के लिए। ओके, तो जितने भी नडार थे उन्होंने अपने आप को क्षत्रिय बना लिया। जो कुर्मी थे, कल्टीवेटर्स ऑफ बंगाल, वो कुर्मी क्षत्रिय बन गए। जो तैली होते थे, ऑयल प्रेसर्स जिनको बोलते हैं, वो वैश्यास बन गए।
तो कुर्मी बन गए क्षत्रिय, नडार्स बन गए क्षत्रिय। ओके, तो अब जो सेंसस कमिश्नर जो थे ब्रिटिश पीरियड में, उन्होंने भी जो हाई स्टेटस दे दिया, क्योंकि कुछ कम्युनिटीज़ की मांग थी, जैसे नडार्स हो गए, तेली हो गए, है ना, कुर्मी हो गए, तो इनको बना दिया गया क्षत्रियास। तो देखा आपने, सर्व करके, वारफेयर करके, और जो ब्रिटिश पीरियड में सेंसस कमिश्नर थे उसने भी कास्ट मोबिलिटी कराई। तो पॉलिटिसाइजेशन से भी कास्ट मोबिलिटी हो गई, तो कास्ट मोबिलिटी थ्रू पॉलिटिसाइजेशन। अब पॉलिटिसाइजेशन देखते हैं। अब पॉलिटिक्स को इस्तेमाल करके तो अपना गोल्स को अचीव किया, अपने कंडीशंस को बेटर किया। ओके, फॉर एग्जांपल महार जो थे महाराष्ट्र के, क्षत्रियास जो गुजरात के थे, नडार्स जो तमिलनाडु के थे, रेड्डीज आंध्र प्रदेश के थे, है ना, तो इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी। तो अब इनकी कंडीशन जो थी बड़ी ख़राब थी, लेकिन इनकी जो मेजॉरिटी में थे, तो इन्होंने क्या किया, पॉलिटिक्स को इस्तेमाल करके अपनी सोशल कंडीशन ठीक कर ली। ओके, तो पॉलिटिक्स में हिस्सा लेके भी इन्होंने अपनी कंडीशन जो है वो चेंज कर ली, चाहे वो नडार्स हो तमिलनाडु के, या फिर रेड्डीज हो आंध्र प्रदेश के, महार्स हो महाराष्ट्र के, क्षत्रियास हो गुजरात के। ओके, मतलब ये अपने आप को रिप्रेजेंट किया इन्होंने लेजिस्लेटिव बॉडी में, पॉलिटिकल बॉडी में, आगे ये बीच में शामिल हो गए और अपने कंडीशन को इम्प्रूव किया। तो ये कास्ट मोबिलिटी हो गई इनमें भी, पॉलिटिसाइजेशन के जरिए हो गई, है ना, फिर वारफेयर के ज़रिए हो गई, सर्विंग रूलर के जरिए हो गई, पॉलिटिसाइजेशन के जरिए हो गई। ओके, तो संस्कृताइजेशन से, वेस्टर्नाइजेशन से भी कास्ट मोबिलिटी हो गई। तो एम.एन. श्रीनिवासन ने भी कहा कि कास्ट मोबिलिटी को एक्सप्लेन किया। तो अब लोअर कास्ट के लोग जो थे, एलीट एमुलेशन। एलीट एमुलेशन क्या होता है कि अपवर्ड, इसको ये भी टर्म है, इसमें भी अपवर्ड मोबिलिटी होती है। तो जिस रीजन में आपको डोमिनेंट कास्ट देखने को मिलेगी, तो वहाँ के लोग जो हैं डोमिनेंट कास्ट के रिचुअल्स, ट्रेडिशंस वो उनके अपना लेते हैं। इनको हम बोलते हैं एलीट इमुलाइजेशन। और एम.एन. श्रीनिवासन ने स्टडी किया। एम.एन. श्रीनिवासन ने ये जरूर कहा कि जो अनटचेबल्स थे वो शूद्रा तक तो आ गए, वो शूद्रा से आगे नहीं बढ़ पाए। ओके, तो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी भी एक्सप्लेन की। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी क्या हुआ कि बड़ी सारी इथनोग्राफिक स्टडीज़ हुई हैं, इथनोलॉजीज बनी हैं,
तो जिन्होंने ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी की बात भी करी, तो हुआ क्या कि चमार जो थे इन्होंने क्या किया, ये लेदर वर्क का काम करते थे, पोट्री का काम करते थे, है ना। तो ट्रेडिंग करते थे, एग्रीकल्चर करते थे। तो ये लार्जेस्ट कास्ट है शेड्यूल ट्राइब में। बट इन्होंने क्या किया, ये विलिंग नहीं थे एग्रीकल्चर लेबर के लिए, है ना। तो इन्होंने क्या किया, तो ये विलेज माइग्रेट हो गए और जॉब्स के लिए ये इन्होंने माइग्रेशन किया। ओके, तो ये फाइनेंशियली सोशली अपलिफ्ट हो गए। ओके, तो अब ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, इन्होंने अपने ऑक्यूपेशंस चेंज कर लिए। जैसे चमार्स ने जॉब्स में आ गए तो अपना सोशल अपलिफ्टमेंट की, सोशल मोबिलिटी की, अपवर्ड मोबिलिटी हो गई। तो ये पॉसिबल गवर्नमेंट के एफर्ट से भी हो पाया, क्योंकि गवर्नमेंट्स ने रिजर्वेशंस दी शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को जॉब्स में, सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेचर में। ओके, तो हमने अपवर्ड कास्ट मोबिलिटी को एक्सप्लेन किया। अब डाउनवर्ड कास्ट मोबिलिटी क्या है? अपवर्ड कास्ट मोबिलिटी तो एक्सप्लेन किया था अमन श्रीनिवासन ने, तो डी.एन. मजुमदार ने डाउनवर्ड मोबिलिटी को एक्सप्लेन किया। तो डी.एन. मजुमदार ने खासास को स्टडी किया, तो उसने डीसेंसिटाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया, या रिवर्स सेंसिटाइजेशन को, और उसको ट्राइबलाइजेशन भी कहा गया। तो अब क्या हुआ कि जो हायर कास्ट के जो लोग थे वो क्या करने लगे, वो अपने आप को बैकवर्ड बनाने लगे, मानने लगे और कहने लगे, क्यों मानने लगे, क्योंकि उनको बेनिफिट चाहिए था रिजर्वेशन का। जैसे पाटीदार है, पाटीदार बेसिकली थे ये शूद्र कम्युनिटी के। तो इन्होंने पाटीदार ने क्या किया, तो क्षत्रिय इन्होंने सर्व किया था, जो मराठास के डिसेंडेंट्स थे, रूलर्स को सर्व करके ये आ गए हायर कास्ट मोबिलिटी में। बट जब टाइम के साथ जब गवर्नमेंट ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन दी, तो इन्होंने फिर रिवर्स सेंसिटाइजेशन की तरफ जाने की कोशिश की और ये डिमांड करते हैं। अब पाटीदार तो है, ये डोमिनेंट कास्ट तो है, और पहले शूद्र थे, ये स्टेटस इन्होंने हाई अटेन किया। अब ये डिमांड करते हैं ओबीसी स्टेटस को। ओके, तो डी.एन. मजुमदार जो है ये क्या है, बेसिकली खासास की स्टडी की इसने। तो पाटीदार की एग्जांपल करके हम डाउनवर्ड मोबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसने अब कंक्लूजन में क्या करें, जो कास्ट मोबिलिटी है इसने इमेंसली कंट्रीब्यूट किया है। इसमें जो हमारी इंडियन सोसाइटी है, जो हमारा ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम है, बात करें तो हिंदूज जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्यूचर ऑफ कास्ट सिस्टम को अगर हमने एक्सप्लेन करना हो तो इसमें कहा कि कास्ट जो है ये
ईवल है और इसको अबॉलिश करना चाहिए। जीएस गुरे ने कहा कि कास्ट सिस्टम जो है बड़ा ही ईवल है और इसको अबॉलिश करना चाहिए। तो अब पास्ट में इसके यो भी यूजेस रहे हो, बट ये अब आज की के लिए सोसाइटी के लिए ये हिंड्रेंस है, इसको अप्रूव करने की ज़रूरत है। अब डीएन मजूमदार ने कहा कि आप सिर्फ अनटचेबल्स के जो ईवल्स हैं उसको रिमूव कर दीजिए, सारे सिस्टम को चाहे ना ही चेंज करिए। तो गुरे ने अपने व्यूज़ दिए और डीएन मजूमदार ने अपने व्यूज़ दिए। अब एक स्टैंड ये भी है कि कास्ट सिस्टम को कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन उसका री इंस्टेट करना चाहिए, उसको फिर से लागू करना चाहिए टोटली डिफरेंट कंडीशन में। ठीक है, तो अब ये कहना है कि इसका कि जो सिमिलर कल्चर सोशल जिनका स्टेटस है उनको आपको अमालगमेट करने की ज़रूरत है, डिफरेंट सब कास्ट को अमालगमेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो और क्या होगा कि जब सिमिलर कास्ट जब जुड़ेंगी तो क्या होगा, एक कास्टलेस सोसाइटी बन जाएगी। पर ये कंसोलिडेशन की जो बात कर रहे हैं तो ये किस पॉइंट पीरियड में होगा अब इसकी गारंटी नहीं है, अगर होगा भी इसका भी कोई पता नहीं है। ओके, तो कास्ट सिस्टम को इसको रीइंस्टेट करना चाहिए टोटली डिफरेंट कंडीशन में, तो इसको अबॉलिश करना चाहिए कि उन्होंने ये कहा। इन्होंने कहा कि जो कास्ट सिस्टम है ये अपनी डीजनरेट हो गया है ना, और जो ट्रेडिशनल जो वर्ना सिस्टम है हमारा उसको रीइंस्टेट करना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने भी यही कहा था कि जो हमारा वर्ना सिस्टम है उसको सपोर्ट किया था। ओके, तो अब मार्शल हैं, पीके राव हैं, उन्होंने कहा कि अब डिफ़िकल्टी है जो जाति अनटचेबल्स हैं उनको किसी फोर वर्नास में डाल देना, इन एनी ऑफ द फोर वर्नास कैसे अकोमोडेट करें। तो जाति बेस्ड मैरिज है वो हम कैसे रिमूव करें, हम अनटचेबल्स को कैसे लेके आएँ फोर वर्नास के अंदर। और इतने ज़्यादा काम हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग ऑक्यूपेशंस हैं एक ही फैमिली में, तो उनको किस मेंबरशिप में उनको असाइन करें, वो भी मुश्किल है। तो बड़े सारे डिफरेंट थिंकर्स ने अपने अपने व्यूज़ दिए। कई ने कहा कि ये तो टोटली अबॉलिश कर देना चाहिए, कई कहा कि इसको डिफरेंट फॉर्म में इसको सेट करना चाहिए, कई ने कहा कि इसको अबॉलिश करके तो जो ट्रेडिशनल वर्ना सिस्टम है उसको इंस्टेट करना चाहिए। अब उसमें भी जब असाइन करना पड़ेगा वर्नास में, उसमें भी दिक्कत आएगी क्योंकि अनटचेबल्स को कैसे अकोमोडेट करेंगे, है ना। तो जाति बेस्ड सिस्टम मैरिज को कैसे अबॉलिश करेंगे, क्योंकि जाति बेस्ड जब तक मैरिज चलती रहेंगी तो कास्ट सिस्टम को ये फर्दर बढ़ावा देंगी ये। जब तक कास्ट बेस्ड मैरिज सिस्टम है सोसाइटी में, जाति बेस्ड मैरिज जब तक सोसाइटी में चलेंगी तो तब तक कास्ट सिस्टम हम ख़त्म नहीं कर सकते। तो हमने फ्यूचर ऑफ कास्ट सिस्टम को डिस्कस किया। ओके, तो मैक्स मुलर ने भी कुछ अपने व्यूज़ दिए। इसने कहा कि कास्ट सिस्टम को हम अबॉलिश कर ही नहीं सकते। ओके, अगर हम करेंगे तो ये ऑपरेशन बड़ा ही डेंजरस ऑपरेशन माना जाएगा।
तो अब कास्ट एज ए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन तो ख़त्म हो जाएगा, बट ये रिलीजियस एज ए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ये इसकी ख़त्म हो जाएगा, बट ये सोशल इंस्टीट्यूशन वो रहेगा और इम्प्रूव करेगा। ओके गाइस, तो अब एंड्रे बिटेली ने तंजौर की स्टडी की, हमने कल भी पढ़ा था। एंड्रे बिटेली ने तंजौर की स्टडी की, तो उसने कहा कि कास्ट सिस्टम पहले क्लोज बंद था, अब ओपन हो गया है, क्योंकि पहले एजुकेशन सिर्फ ब्राह्मणों को ही हक था, अब ओपन हो गई है। अब जॉब्स भी जो है वो कास्ट बेस्ड नहीं रही है। ओके, अब हरोल्ड गोल्ड ने भी स्टडी की, जो रिक्शा वाला थे लखनऊ के। उसने कहा कि जब रिक्शा वाला जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो तब वो कोई उसमें कास्ट आपको दिखेगा नहीं, लेकिन जब वो घरों में जाते हैं, फिर वो जो रिचुअल प्रैक्टिसेस हैं कास्ट के, फिर वो उसको करते हैं। तो अब जो इनके जो किन्स होते हैं वो इन्हीं कास्ट में हैं, तो कास्ट बेस्ड मैरिजेस भी करते हैं। तो अब वर्क प्लेस में क्या होता है कि पर्सनल लाइफ में कास्ट नॉर्म्स आपको दिखेंगे, वर्क प्लेस में आपको कास्ट नॉर्म्स जो है वो नहीं दिखेंगे। ओके, तो मैक्स मुलर ने भी कास्ट के ऊपर स्टडी की, एंड्रे बिटेली ने भी कास्ट के ऊपर, उसके बाद हरोल्ड गौड ने भी कास्ट के ऊपर स्टडी की। ओके, तो कास्ट को अगर हमने रिफॉर्म करना है, रिफॉर्म लानी है, तो इसने कुछ रेमेडीज दी थी। नर्मदेश्वर प्रसाद ने कुछ रेमेडीज दी थी, जिससे कास्ट सिस्टम को वीक करने की कोशिश की गई। इसने कहा कि एजुकेशन दो, अपॉर्चुनिटीज दो, इंटरकास्ट मैरिज को अलो करो, पढ़ाओ, अपॉर्चुनिटीज दो, अनटचेबल को ख़त्म करो और इक्वालिटी फैलाओ। तो नर्मदेश्वर ने प्रसाद ने कहा कि हम कास्ट को रिफॉर्म कर सकते हैं जब हम इक्वालिटी जब आएगी सोसाइटी में, जब हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे सबको। ठीक है, तो अब कंक्लूजन में ये कह सकते हैं, हम फ्यूचर ऑफ कास्ट सिस्टम की बात करें, हमने मोबिलिटी की बात करी, हमने कास्ट सिस्टम को पढ़ा, तो हमें कोई साइन दिखता नहीं है कि ये अपनी ग्रिप जो है वो लूज़ कर रहा है। ओके, तो अब चेंजेस हमें क्या मिल रही हैं कि हर एक की कोशिश है, एटीट्यूड है डिफरेंट कास्ट के लोगों का कि हमें राइज करना है कास्ट हिरार्की में, और हमें सोशल प्रेस्टीज जो है वो अटेन करनी है। ओके, और लेकिन एम श्रीनिवासन ने अपने लास्ट स्पीच जो थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ थी 1999 में, उसमें कहा कि कास्ट सिस्टम जो है वो धीरे धीरे फेड अवे कर जाएगा इंडिया में। ओके।
रिजिडनेस जो थी वो धीरे धीरे लूज कर रही है। तो हम चेंजिंग एस्पेक्ट्स क्या हैं कास्ट सिस्टम से, किस तरह से कास्ट सिस्टम चेंजेस हो रही है मॉडर्नाइजेशन की वजह से। एक तो डिक्लाइंड सुपीरियरिटी ऑफ ब्राह्मण्स की जो कास्ट हिरार्की में ब्राह्मण्स जो थे टॉप मोस्ट पोजीशन पे थे, आज के टाइम में भी इनको सुपीरियर कास्ट कहा जाता है, बट इनकी इम्पोर्टेंस जो है वो कम हो गई है। तो अपने इम्पोर्टेंट अपनी डिग्निटी को वो किसी के ऊपर नहीं थोप सकते, ये एंशिएंट डेज में होता था। अब बड़े सारे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वहाँ पे आपको एफिशिएंसी जो है लोगों की उसके ऊपर प्रायोरिटी दी जाती है, बर्थ के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। ओके, उसके बाद जो रिस्ट्रिक्शंस थी सोशल हैबिट्स की, उसमें भी चेंजेस आई हैं, चेंजेस इन द रिस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग सोशल हैबिट्स। अब देखो कास्ट सिस्टम ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाली थी, जैसे फूड की रिस्ट्रिक्शंस थी, ड्रिंक की रिस्ट्रिक्शंस थी, इंटरकोर्स की रिस्ट्रिक्शंस थी। अब सोशल हैबिट्स में जब आपका मॉडर्नाइजेशन होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, आपको पता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले इंग्लैंड में आया था, उसके बाद यूरोप में गया, उसके बाद फिर बाकी कंट्रीज़ में स्प्रेड हुआ। तो इससे क्या हुआ, तो रिस्ट्रिक्शंस जो थी ना फूड के ऊपर, इंटरकोर्स के ऊपर, तो उसमें रेडिकल चेंज आ गई है रिस्ट्रिक्शंस में। ओके, तो कास्ट सिस्टम तो है लेकिन जो रिस्ट्रिक्शंस थी ना सोशल हैबिट्स में, वो कहीं ना कहीं चेंज हो गई है। अब मेंबर्स जो हैं कास्ट के वो इकट्ठे बैठ के खाना खा सकते हैं। ओके, प्योरिटी पॉल्यूशन का जो सेंस था वो डिसअपीयर हो गया है। अब मैरिज में भी रिस्ट्रिक्शन चेंज हो रही है, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिजेस अब ज़्यादा आपको देखने को मिलती हैं। अब इंटरकास्ट मैरिजेस पहले तो प्रोहिबिटेड थी हिंदू सोसाइटी में एंशिएंट टाइम्स में, बट वेस्टर्न एजुकेशन आने से, कल्चर चेंज होने से, फीमेल के एजुकेट होने से, तो जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी, तो इसने क्या किया, बैकबोन जो होती है ना कास्ट सिस्टम को, उसी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इंडियन पार्लियामेंट में भी कास्ट सिस्टम को एनकरेज करने के लिए बड़े सारे लॉ एक्ट्स इम्प्लीमेंट किए हैं। अब जो रिस्ट्रिक्शंस थी सोशल हैबिट्स में, रिस्ट्रिक्शंस थी मैरिज में, जो ब्राह्मण की सुप्रीमेसी थी वो कम हो गई। अब मैरिज में जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो भी हो गई। अब ऑक्यूपेशन में जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो भी कम हो गई, क्योंकि हर एक ऑक्यूपेशन दिया जाता था डिफरेंट कास्ट के लोगों को, और बर्थ से डेथ तक वही ऑक्यूपेशन करते थे। लेकिन आज के टाइम में जो मेंबर्स हैं शूद्रा के, वो गवर्नमेंट ऑफिस में हायर पोजीशन पे हैं, और गवर्नमेंट जब वर्क करते हैं एज सबऑर्डिनेट एम्प्लॉइज। तो ठीक है, तो इस तरह से ऑक्यूपेशन में भी रिस्ट्रिक्शंस आपको देखने को मिली हैं। तो हरोल्ड ने कहा कि रिक्शा वाला की स्टडी की लखनऊ में। ओके, तो इसमें भी आपको रिस्ट्रिक्शंस जो थी ऑक्यूपेशन को लेके वो भी ख़त्म हो गई है। तो आउट ऑफ द सेंस ऑफ कास्ट कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज, तो अब जो कॉमन फीचर्स थे कास्ट सिस्टम के, मैक्स वेबर ने जो दिए 1948 में, वो थे कमेंसैलिटी एंड कॉन्यूबियम। तो कॉमनसैलिटी हैज़ डिसअपियर, लेकिन जो कॉनोबियम था, कास्ट का, मैरिज का, किनशिप का वो जो लिंक था वो सरवाइव कर गया। ओके, तो कास्ट के स्ट्रक्चर में भी चेंज हो गया। कास्ट पहले क्लोज थी फिर ओपन हो गई, बड़ी सारी चेंज है। अब कास्ट का स्टेटस जो है वो
दिया जाता था, बर्थ के टाइम पे ही टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हुई है ना, हमारे लॉस एक्ट्स नए लागू हुए हैं, तो जो है वो कास्ट के स्टेटस में चेंजेस आई हैं। लोअर कास्ट के लोगों की कंडीशन सभी चेंज हुई हैं। पहले ये ऑप्रेस्ड हुआ करते थे, कोई राइट नहीं था इनके पास, नेग्लेक्टेड थे। ओके, तो हमने मॉडर्नाइजेशन और कास्ट को एक्सप्लेन किया। ये PYQs में 2-3 बार आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब कास्ट सिस्टम की बात करें, आगे हम जजमानी सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे। अब जजमानी सिस्टम भी पुराने एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। अब विलियम H. वाइजर ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया था इसने जजमानी सिस्टम को, अपनी ही बुक में इंट्रोड्यूस किया। तो विलियम H. वाइजर, कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। तो हिंदू जजमानी सिस्टम जो है, तो ए सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम, हिंदू जजमानी सिस्टम ए सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम इंटरेक्टिंग मेंबर्स ऑफ ए हिंदू कम्युनिटी, हिंदू विलेज कम्युनिटी इन सर्विस। तो बेसिकली हिंदू जजमानी सिस्टम बुक लिखी थी, एक सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम है ना हिंदू जजमानी सिस्टम। तो विलियम H. वाइजर ने लिखा, तो उसने कहा कि अब इकोनॉमी कैसी थी, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी। तो डिस्ट्रीब्यूशन वो करते थे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, है ना, और एक्सचेंज करते थे गुड्स एंड सर्विस की। तो डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स जो हैं ये लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्शन हो रही है इनकी, है ना। तो ये देखा जाए तो कास्ट सिस्टम में ही आगे हम पढ़ रहे हैं, किस तरह से कास्ट सिस्टम में भी डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स के लोग इंटरेक्ट करते थे। ओके, तो जब ये एग्रीकल्चर इकोनॉमी में इसको बैकबोन कहा जाता था। ओके, तो इसमें क्या होती है, ऑब्लिगेशंस होती थी डिफरेंट कास्ट के लोगों की। तो जजमानी को आप बड़े लिंक कर सकते हैं, इसको किसके साथ आप लिंक कर सकते हैं, कास्ट सिस्टम के साथ। ओके, तो जजमानी सिस्टम पे बहुत सारी स्टडीज हुई हैं, ठीक है। तो जैसे WH. वाइजर ने स्टडी की, मजूमदार ने स्टडी की लखनऊ के, यूपी के लखनऊ में, कैथलीन गो ने स्टडी की तंजौर में, बड़ी सारी हुई है। पॉलिन कोलिंडा ने स्टडी की है, ऑस्कर लेविस ने स्टडी की है, काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ हुई हैं जजमानी सिस्टम पे। तो इसमें जोगिंद्रा सिंह ने क्या करा है कि इसने बताया है कि आपस में रिलेशनशिप है इंटरकास्ट के लोगों में, इंडियन विलेजेस में इंटरकास्ट के लोगों में आपस में रिलेशनशिप है, और ये एक अरेंजमेंट है। रिलेशनशिप क्या है, अरेंजमेंट है जो कि रेसिप्रोसिटी के ऊपर बेस्ड है। तो जजमानी सिस्टम इज बेसिकली एन अरेंजमेंट बेस्ड ऑन रेसिप्रोसिटी इन इंटरकास्ट रिलेशनशिप इन विलेज इंडिया। तो इसमें क्या होता है कि जो हायर कास्ट के लोग हैं, बड़ी सारी ज़मीनें होती हैं उनके पास, है ना, वो सर्विस देते हैं लोअर कास्ट के लोगों से और उनको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देते हैं। जैसे नाई है, कुम्हार है, धोबी है, स्वीपर है, लुबार्स हैं, लुबार्स हैं। तो द सर्विंग जो कास्ट है वो कामिन्स बोलते हैं। तो जिन कास्ट को सर्व किया जाता है वो जजमान्स बोलते हैं, जजमान्स एंड कामिन्स। तो सर्विसिंग कास्ट को क्या किया जाता था, उनको कैश में दिया जाता था या काइन में दिया जाता था। काइन में उनको क्लॉथ्स मिल जाते थे, एनिमल प्रोड्यूस मिल जाता था, मिल्क मिल जाता था, बटर मिल जाता था।
तो हाँ, एक गांव में हर एक कास्ट के लोगों को कुछ सर्विस देनी होती थी अदर कास्ट की फैमिलीज को। तो एक किस्म से वो अपने आप में फैमिली की जैसे रहते थे, काम करते थे। ओके, तो डी एन मजुमदार ने स्टडी की लखनऊ में, कैथलीन गोव ने स्टडी की कि फीचर्स क्या हैं जजमानी में। तो इन्होंने कहा कि ये हेरिडिटरी है, जैसे अगर बाप दादा जिन कास्ट को सर्विस दे रहे हैं तो उनके बच्चे भी वैसे ही प्रैक्टिस को अडॉप्ट करेंगे। तो राइट्स, जजमानी के राइट्स जो हैं अगर पिता के बच्चों को दे दिए जाएंगे। और जो सक्सेसर्स हैं उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो जजमानी टाइप्स एन.एस. रेड्डी ने कहा, जिसने नॉर्थ में जजमानी सिस्टम को स्टडी किया। और ड्यूरेबल रिलेशन है। तो यहाँ पे ये कंटिन्यू रहता है रिलेशन तक। ये कोई वेज और वेज रिलेशन नहीं है कि ठीक है कि जैसे ट्रांसफर रिलेशन खत्म हो गया। तो यहाँ पे ये बेसिकली ड्यूरेबल रिलेशन है। तो ये जनरेशनों तक चलते हैं। ये परमानेंट रिलेशन थे, एक हेरिडिटरी थे, दूसरे परमानेंट रिलेशन थे। तो अब गुड्स जो है वो अगेंस्ट बार्टर एक्सचेंज चलता था। तो जजमान की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, गुड्स एंड सर्विस वो देता था जजमान को, और फूड एंड गिफ्ट्स देते थे वो कामिन्स को। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कामिन की वेलफेयर की। तो हमने डिस्कस करा फीचर्स क्या क्या हैं। एक तो परमानेंट था ये रिलेशन, और एक हेरिडिटरी टाइप्स थी, और एक जो था बार्टर एक्सचेंज था। और पैटर्नलिज्म की आइडियोलॉजी थी। पीस एंड सेटिस्फेक्शन था। और कामिन्स अपने आप को पीसफुल मानते थे, सेटिस्फाइड मानते थे। उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी। तो अब उसके बाद आता है डिफरेंस इन स्कोप ऑफ वर्क। तो ऐसा नहीं था कि एक ही आपको जजमान्स के लिए काम, डिफरेंट जजमान्स के लिए काम कर सकते हो। तो उनका ज़्यादा था काम का। ओके, तो बड़े सारे फीचर्स हमने किए जजमानी सिस्टम को। जोगिंद्रा सिंह ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया। तो फीचर्स हेरिडिटरी थी, परमानेंट था रिलेशन था, जॉब ज़्यादा होते थे, वो एक से ज़्यादा जजमान्स को सर्विस करते थे। तो जजमान्स वेलफेयर देखते थे कामिन्स का, और ये हेरिडिटरी भी था। ओके, पैटर्नलिज्म, तो एक
बॉन्ड्स बन जाता था। जिस तरह से जो पैटर्न एंड क्लाइंट के बीच का रिलेशन होता है, तो पैटर्न क्या करता था, लुक आफ्टर करता था फैमिलीज जो कि इसके साथ काम करती हैं, लोन्स देता था, गिफ्ट्स देता था फेस्टिवल के टाइम पे और दूसरे इक्वेशंस पे, इंटरेस्ट को बचाता था। तो अब जजमानी सिस्टम कास्ट को इंटीग्रेट किया, ये इंटर जो होती थी गुड्स एंड सर्विस का आदान प्रदान होता था। तो क्या होता था, इंटीग्रेशन को भी इसने और वो फेस्टिवल्स को भी जॉइंट सेलिब्रेशन करते थे। तो फंक्शनल भी था, फंक्शंस थे इसके, ये भूखा नहीं रहने देता था लोअर कास्ट के लोगों को, अनइंटरप्ट होती थी। ओके, तो इसके बड़े सारे बेनिफिट्स हैं, बट ये सिस्टम में मैनिपुलेशंस हो गई, रिफॉर्म्स हो गए, ताकि नीड्स को, रिच के नीड्स को, लैंडेड क्लास के नीड्स को सब सर्व किया जा सके। ओके, तो अब ये हुआ कि धीरे धीरे जो सोशियो इकोनॉमिक रिलीजियस सेटअप होने से, ऑर्गेनाइज होने से, तो जजमानी सिस्टम जो है वो फेड अवे हो गया। खास
तो हमने मॉडर्नाइजेशन की वजह से कास्ट सिस्टम में क्या हुआ, अब ब्राह्मण प्रियोरिटी जो है वो नहीं रह गया है। तो अब जो सोशल हैबिट्स में रिस्ट्रिक्शंस थी वो ख़त्म हो गई हैं। मैरिज में जो रिस्ट्रिक्शंस थी उसमें चेंजेस आ गई हैं। ऑक्यूपेशन में थोड़ी जो रिस्ट्रिक्शंस थी, पहले रिस्ट्रिक्शंस थी ना ऑक्यूपेशन, है ना। पॉलिटिक्स से मोबिलिटी हुई, ऑक्यूपेशनल से मोबिलिटी हुई। तो अब फ्यूचर क्या है कास्ट सिस्टम का, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप है। रीइंस्टेट करना चाहिए, अबॉलिश करना चाहिए, है ना। ट्रेडिशनल वर्ना सिस्टम को रीइंस्टेट करना चाहिए। महात्मा गांधी ने भी इसको सपोर्ट किया था एक टाइम पे। तो मैक्स मुलर, तो अब कास्ट सिस्टम को अबॉलिश करना एक डेंजरस एक्टिविटी हो जाएगी। और चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करो, PYQs को डिस्कस करो। ओके गाइस, थैंक्स गाइस।